Very good morning, friends. Welcome to my channel, Build on Investopedia. And again, we have come with the series of Gnan Day that we are presenting on every Sunday. So, ज्ञान डे की ये सीरीज में हमारा टॉपिक होने वाला है बेसिकली टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड। क्या था कि हम जो वीडियोस बना रहे, सॉरी मैं हिंदी में चालू कर रहा हूँ ये, क्योंकि द थिंग देयर वाज अ प्रॉब्लम विथ मैनी ऑफ पीपल हु वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। वो जान नहीं पा रहे थे कि हमारे टॉपिक में हम बेसिकली क्या कवर कर रहे हैं, और अगर उनको वो लैंग्वेज नहीं समझ आ रही थी या थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो हमने डिसाइड किया कि हम ये वीडियो जो है वो हिंदी में चालू करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और उनको थोड़ी भी नॉलेज इस चीज़ की हो तो उनके लिए फ़ायदेमंद रहे। क्योंकि बेसिकली हमारे चैनल चालू करने का मेन मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच पाए और उनको समझा पाए कि ये म्यूचुअल फंड क्या है या क्यों म्यूचुअल फंड करना चाहिए। अब जिसको भी स्टार्टिंग से जानना है वो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो वो चैनल में जाके देख सकते हैं। हमारी 3 सीरीज आ गई है ज्ञान डे की, जो हर संडे को बेसिकली हम करते हैं कवर, या मंडे ट्यूसडे को हम उसको अपलोड करते हैं। तो आप वो भी जाके देख सकते हो, जिसमें करंट मार्केट सिनारियो और मार्केट आउटलुक क्या है वो हमने लास्ट वीक में कवर किया था। और उसके आगे की भी 2 सीरीज है जिसमें बेसिकली कॉमन म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, उसमें इक्विटी, डेट, लिक्विड, बैलेंस फंड वो क्या है, हमने सब कवर किया है। अब आज जो टॉपिक है वो हमारा खाली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे रिलेटेड है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कितने तरह के होते हैं और वो कैसे होते हैं, उसका रिस्क कितना होता है कौन से म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में, और उसका हमें रिटर्न कितना मिलेगा। तो ये उस पर जा रहे हैं। अब बात कर ले लास्ट हमारे टॉपिक की, मार्केट आउटलुक जो हमने किया था, उसमें हमने आपको बताया ही था कि मार्केट में वॉलेटिलिटी अभी रहेगी, मार्केट ऊपर नीचे रहेगा। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जिसके रिलेटेड मार्केट अभी आप 6 महीने या 9 महीने तक वॉलेटिलिटी पे ही रहेगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ऊपर भी नहीं जाएगा, मैं ऐसे भी नहीं बोल रहा हूँ नीचे भी नहीं जाएगा, बट वॉलेटिलिटी रहेगी और डाउनसाइड रिस्क थोड़ा है, जिसमें हमने लास्ट वीक ही आपको बताया था कि 14,700 तक का लेवल है जो अभी आप गिन सकते हो, या वो सपोर्ट लेवल है। और उसके बाद मार्केट शायद गिरा भी सही, आपको पता है, और अपॉर्चुनिटी भी जिसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए है उनको मिली है और आगे भी शायद मिलेगी। अब बात करूँ मैं मिड कैप की या स्मॉल कैप की, तो उसमें भी गिरावट अच्छी आई है। अगर मिड कैप की बात करूँ तो मिड कैप में भी अभी 23,200 से लेके 24,300 तक के आसपास का आप लेवल गिन सकते हो, यानी अभी भी 5 से 7% के आसपास मिड कैप अभी भी गिर सकता है। ये सपोर्ट लेवल है जो आ रहे हैं। और स्मॉल कैप में भी आप इतना गिन सकते हो 10% के आसपास, अगर मार्केट बुरी कंडीशन में जा रहा है तो। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि ये जो भी लेवल्स आ रहे हैं नीचे के, दे आर द अपॉर्चुनिटी फॉर योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये आप छोड़ना मत। ऐसा नहीं हो जाए कि आपने 20,000 के इंडेक्स को छोड़ा, 30 आया, 32 आया, वो इंडेक्स को आपने छोड़ा, 35 आया, फिर बाद में 23,000 का इंडेक्स आया, वो अपॉर्चुनिटी छोड़ी और 45,000 आया। उसके बाद आप वेट करते रहे और 63 आया। अब फिर से आप 50 के आसपास का लेवल आ रहे हैं और आप सोच रहे हो कि नहीं अब 45 जाएगा। मार्केट किसी की वेट नहीं करेगा। आपको इन्वेस्ट करना है तो हर एक लेवल पे इन्वेस्ट करना रहेगा। आप ना बॉटम पकड़ पाओगे ना टॉप पे आप कभी निकल पाओगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उसे निकालने की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितने ज़रूरत है उतने ही पैसे निकालो, ना मार्केट में रहना। जो पेड़ उगाया है वो पेड़ बेसिकली आप उगने दो, उसका पानी भी आपने बहुत अच्छी तरह से दिया है और वो फल भी अच्छे दे रहा है, तो खाली फल खाओ, उसको पेड़ को काटने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमने स्मॉल मिड कैप और बेसिकली लार्ज कैप जो ब्रॉडर मार्केट है उसका भी थोड़ा आपको बता दिया है कि ये सिनारियो है। और सिनारियो इसलिए भी है कि थोड़ा इंटरेस्ट फ्लक्चुएशन भी है यूएस में, इंडिया में रिवर्स इंटरेस्ट साइकिल चल रही है, अभी इन्फ्लेशन एट द पीक है, वॉर सिचुएशन है,
कमोडिटीज़ और क्रूड और ये सब के भाव जो है वो भी बहुत ही ऊंचाई पर आ गए हैं अभी। तो मार्केट बेसिकली ये सब रीज़न से थोड़ा कूल डाउन है और ये वेट एंड वॉच की पोजीशन में है। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं है, ठीक है, ग्रोथ भी हो रहा है। इन्फ्लेशन होगा तभी ग्रोथ होगा, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, बिना इन्फ्लेशन के ग्रोथ पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो आज का हम टॉपिक चालू कर रहे हैं बेसिकली टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में कितने टाइप होते हैं? तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अगर ब्रॉडर वे पे आप जाओ तो 4 टाइप बेसिकली इक्विटी में होते हैं, जिसमें एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप और एक माइक्रो कैप आप बोल सकते हो। जो लार्ज कैप है वो आप ब्लू चिप निफ्टी की 50 कंपनियां हैं वो आप ले लो, तो वो लार्ज कैप गिन सकते हो आप म्यूचुअल फंड्स पे। मिड कैप बेसिकली वो फंड है जो न लार्ज है न स्मॉल है। अगर मैं गिन लूँ कि 15-20 हजार करोड़ से लेके 50,000 करोड़ रुपए तक के बीच के जो भी मार्केट कैप वाले हैं उसको आप ले सकते हो मिड कैप में, ठीक है। और स्मॉल कैप आता है जो सबसे रिस्कियर आता है। अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो वो ऐसे फंड हाउस है जो अभी ही कंपनी 10 साल या 12 साल या उसके आसपास का उसका ग्रोथ है, स्टोरी चालू हुई है और जिसमें पोटेंशियलिटी मिड कैप और उसके बाद लार्ज कैप होने की ज़्यादा है। तो हाँ, पर ये बहुत ज़रूरी है कि स्मॉल कैप में अगर 100 कंपनियां सिलेक्ट करते हो तो 100 में से 10 या 15 कंपनियां मिड कैप में पहुंच पाएगी और ये मिड में से भी 2 या 4 कंपनी ऐसी है जो लार्ज कैप में पहुंच पाएगी। तो सिलेक्शन कैसा है उस पर भी मैटर कर रहा है स्मॉल कैप में। और सबसे नीचे आ रहा है और सबसे रिस्कियर आ रहा है वो है माइक्रो कैप। तो माइक्रो कैप तो वैसी चीज़ है कि आपकी एनएवी 10 रुपये वाली 2-3 रुपये भी हो सकती है और 2-3 रुपये वाली 20 रुपये भी हो सकती है। सो सबसे रिस्कीएस्ट है वो माइक्रो कैप है। आजकल तो क्या है कि माइक्रो कैप के भी फंड्स अवेलेबल उतने नहीं हैं, जो बेसिकली 2008 या उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी, 2014 में मिली थी। सो ज़्यादातर माइक्रो कैप्स नहीं होते, स्मॉल कैप या मिड कैप या लार्ज कैप्स होते। और दूसरे इसके अलावा है तो और भी सारे म्यूचुअल फंड्स इक्विटी में हैं जिसपे आप थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, पर ब्रॉडर में ये 3 ही होते हैं जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप होते हैं। अब इसके अलावा अगर बताऊँ तो स्ट्रक्चर क्या होता है, तो 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आप गिन लो, तो ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। तो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स वो है जिसमें बेसिकली क्या है, आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो या आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो और यू कैन लाइक, मैं क्या आपको बताऊं कि एग्जिट लोड या जो भी है वो लगता है पर आप यू कैन विड्रॉ द मनी एनी टाइम, वो है ओपन एंडेड। और क्लोज एंडेड बेसिकली क्या होते हैं, तो क्लोज एंडेड वो फंड है, जैसे एग्जांपल आप मैं बता दूं कि आज कोई फंड लॉन्च हुआ है, विद इन अ वीक स्पेन ऑफ टाइम आपको सब्सक्रिप्शन के लिए उसका मौका मिला है और आप 1 वीक के बाद आप बोलो कि नहीं मुझे पैसे डालने हैं, तो ये क्लोज एंडेड में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो दे आर क्लोज एंडेड फंड्स कि जिसमें आप पैसे नए भी नहीं डाल सकते हो या विड्रॉ भी नहीं कर सकते हो, स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है। दूसरे क्लोज एंडेड फंड्स में आपको टैक्स सेवर भी एक टाइप ऑफ बता सकते हो, क्लोज एंडेड फंड है, उसमें आप पैसे डाल तो सकते हो पर देयर विल बी एन लॉक इन ऑफ 3 years फॉर द टैक्सेशन ऑफ एटीसी। तो एटीसी के अंडर में अगर आप जा रहे हो तो उसके लिए क्लोज एंडेड में टैक्स सेवर फंड है। तो 2 स्ट्रक्चर है उसमें, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। अब ऑप्शंस कितने हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ब्रॉडर 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, ग्रोथ और डिविडेंड। सो ग्रोथ में क्या है कि आपकी एनएवी बढ़ती जाएगी, द बोनस, द डिविडेंड्स एंड व्हाटसोएवर प्राइस वैल्यूएशन इंक्रीजेस, ऑल थिंग्स गेट इनटू द एनएवी। तो वो एनएवी के आपको बेनिफिट रहेगा कि मल्टीपल वो ग्रोथ होता जाएगा, इसलिए उसका नाम ग्रोथ रखा है कि उसमें से आपको पैसा नहीं मिल रहा है, वो ग्रो होते जा रहा है। एक पौधा है, मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो आप पानी डाल रहे हो उसमें से, ठीक है, और वो उगते ही जा रहा है, आपको फल की अपेक्षा नहीं है। दैट इज ये ग्रोथ स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको, कि ग्रोथ ऑप्शन बोलते हैं।
और दूसरा है, मैं अगर आपको बताऊँ तो डिविडेंड ऑप्शन। तो डिविडेंड में भी दो है, डिविडेंड पे आउट और डिविडेंड री इन्वेस्टेड। अब जिसको जैसे पेंशन जैसा कोई बंदा है कि जिसको पेंशन की ज़रूरत है, या वैसे कोई बंदे हैं जिसको बेसिकली हर टाइप एक एक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड उनके पास आता रहे खर्च के लिए, तो डिविडेंड पे आउट ऑप्शन है। और उसमें दूसरा ऑप्शन है डिविडेंड री इन्वेस्टेड। तो वो पे आउट जो आप पैसा नहीं लेते हो अगर, तो उसमें आप डिविडेंड री इन्वेस्ट भी करवा सकते हो। तो ये एक भी बेनिफिट है डिविडेंड री इन्वेस्ट में, ठीक है। हाँ, पर टैक्स में आप ध्यान रख लेना, क्योंकि डिविडेंड ऑप्शन में टैक्सेशन में अभी आ गया है। सो वो टॉपिक मैं अलग से कवर करूंगा टैक्सेशन का और उसका, तो उसमें आपको बताऊंगा। पर डिविडेंड ऑप्शन में टीडीएस कट के आता है, तो यू नीड टू टेक केयर अबाउट दैट, कि जैसे एफडी में आता है वैसे इसमें भी आ रहा है। तो डिविडेंड ऑप्शन ज़रूरत नहीं है, तो अभी उसको आप मत लो, आप हमेशा ग्रोथ ऑप्शन रखो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अब दूसरे भी सब टाइप्स में आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बताऊं तो कौन कौन से है। निफ्टी बेस्ड फंड्स आप गिन लो, तो वो भी है। और फंड ऑफ फंड भी आप बोल सकते हो उसके, कि भाई निफ्टी का एक स्पेसिफिक फंड है, उसका ही फंड है। और ये निफ्टी के 50 स्टॉक्स है, उसमें ही बेसिकली उसको पैसिव फंड आप बोल सकते हो, फंड ऑफ फंड बोलो या पैसिव फंड बोलो। सो एक्टिव पैसिव वो भी मैं आपको अभी समझा रहा हूँ क्या है। तो ये वन टाइप ऑफ पैसिव फंड है, उसको फंड ऑफ फंड बोल सकते हो, ठीक है। अब गोल्ड का भी आप फंड ऑफ फंड बोल सकते हो, वो भी अवेलेबल है। जिसको अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड का फंड है, उसके फंड जो अवेलेबल है निफ्टी में ऑनलाइन ईटीएफ, उसमें ही वो बाय करते हैं और उसमें ही वो सेल करते हैं। तो निफ्टी के एक्स अमाउंट ऑफ यूनिट्स उन्होंने बाय किए, एक्स अमाउंट ऑफ यूनिट्स उन्होंने सेल किए, तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड फंड ऑफ फंड। एक फंड का ही आप ये लेते हो और उसको ही आप बेचते हो और उसमें ही आप बेसिकली मैनेज करते हो फंड को, तो दैट इज फंड ऑफ फंड। ओवरसीज फंड, ओवरसीज फंड ये अभी अभी नया चालू हुआ है, आरबीआई ने भी उसमें अभी थोड़ी कैप लगाई है। ओवरसीज फंड में क्या है कि a certain amount of money you can invest in the foreign equities also। जैसे आपको अमेजोन या एप्पल या अल्फाबेट या माइक्रोसॉफ्ट या एलोन मस्क की टेस्ला गिन लो या स्पेसएक्स गिन लो, कहीं पे भी इन्वेस्ट करना है, या सैमसंग में गिन लो, या चाइना के अलीबाबा में आपको इन्वेस्ट करना है, तो देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल विद द ओवरसीज फंड। बट ओवरसीज फंड में बेसिकली क्या है कि देर आर टू रिस्क रिलेटेड। फर्स्ट रिस्क की इमर्जिंग इकोनॉमीज नहीं है लाइक इंडिया, तो स्पेसिफिक रिलेटेड टू वन कंट्री ये वर्कआउट नहीं करेगा। अगर कोई प्रॉब्लम अलग कंट्री में आ रही है तो आपके फंड पे इफेक्ट पड़ेगा। कैसे? जैसे यूएस में अगर रिसेशन आया, या अगर चाइना में रिसेशन आया, या अगर आपको बोलूँ साउथ कोरिया में रिसेशन आया, तो आपने उसके स्टॉक्स लिए हैं तो आपके फंड पे वो बुरी असर करेंगे। तो अगर मैं आप कोई भी ओवरसीज फंड अभी ले लो, तो देर आर लॉट ऑफ फंड्स जिसको आप -30% भी रिटर्न्स हो गया है, ऐसी भी हालत हुई है, क्योंकि यूएस करेक्शन के मोड में है, या दूसरी कंट्रीज में जो है करेक्शन इंडिया से कंपेरेटिवली ज़्यादा है, तो वो फंड है जिसने मैं नेगेटिव रिटर्न दिया है, और वो ज़्यादा नेगेटिव दिया है कंपेयर टू द इंडियन मार्केट। सो ओवरसीज आर लाइक कि अगर आपको ज़्यादा पता चल रहा है और यू आर मोर स्पेसिफिक टू द कंट्री और फंड्स, तो ही आप बेसिकली ओवरसीज फंड्स पे जाओ, वरना ओवरसीज फंड इज नॉट ए कप ऑफ टी राइट नाउ। ठीक है, आप रिटर्न देख के एक बार सोच लेते हो, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से आपको एनएससी या एसएनपी ग्लोबल या आप गिन लो कि नास्डेक या उसमें डाउ जोन्स में आपको रिटर्न 30% या 35% दिखा, और आपको वो दिखा के बताया गया कि ओवरसीज फंड अच्छे हैं, तो यू नीड टू टेक केयर। ऐसा ज़रूरी नहीं है। देर आर इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया या दूसरी कंट्रीज भी है, ब्राज़ील भी गिन लो, या देर आर लॉट अदर कंट्रीज के विच आर ग्रोइंग, और वो इमर्जिंग इकोनॉमीज में आप पैसा डाल सकते हो कंपेयर टू दैट ऑफ डेवलप कंट्रीज, ठीक है। सो दैट इज ओवरसीज फंड। दूसरा है मल्टी कैप फंड एंड फ्लेक्सी कैप फंड। अब मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप हमारे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में डिफरेंस क्या है। तो फ्लेक्सी कैप फंड वो फंड है जिसमें फंड मैनेजर अपने हिसाब से अगर लार्ज कैप में ओवरवेट लग रहा है या अंडरवेट लग रहा है तो वो बढ़ा सकता है, घटा सकता है, और मिड में आ सकता है, मिड में भी ओवरवेट अंडरवेट करके बढ़ा के घटा के, और लार्ज कैप या स्मॉल कैप में
कर सकता है। तो दैट इज एन फ्लेक्सिबिलिटी दैट फंड मैनेजर इज गेटिंग इन द फंड टू गेट द लिवरेज, कि वो कितना ज़्यादा लिवरेज दे, कौन से लार्ज कैप को या मिड कैप को या स्मॉल कैप को, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, वो सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, तो वो फ्लेक्सी कैप फंड है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है तो फ्लेक्सी कैप फंड है। अगर आप बोलो कि भाई ये इससे मल्टी कैप के में क्या डिफरेंस है, तो बहुत डिफरेंस है। मल्टी कैप में एक स्पेसिफिक शायद बताया गया हो कि आपको अगर 60% ही लार्ज कैप रखना है तो यू कैन गो अबव 60%, या आपको 70% बोला है तो 70% ही आप देख सकते हो लार्ज कैप, या मिड कैप में 20% या 30% की कैप है तो वही आप ले सकते हो, या स्मॉल कैप में 10 या 20% की कैप है तो यही ले सकते हो। जो फ्लेक्सी कैप में अकॉर्डिंग टू द फंड मैनेजर और फ्लेक्सिबिलिटी वो इन्वेस्ट होगा, और ये मल्टी कैप में वो नहीं होगा, ये डिफरेंस है। तो अगर आपको डाइवर्सिफाइड फंड चाहिए, अगर मैं आपको बोलूँ सिंपल कि डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको अगर जाना है तो मल्टी कैप इज ए गुड ऑप्शन। ठीक है, फंड मैनेजर के व्यू से डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो फ्लेक्सी कैप है। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन भी मिलेगा, और फंड मैनेजर अगर अच्छा है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आपको रिटर्न्स भी अच्छे आएंगे। कभी कभी क्या होता है कि लार्ज कैप कभी ज़्यादा चलता है, स्मॉल और मिड 3-3 4-4 साल तक चलते नहीं है, उसके बाद स्मॉल एंड मिड चलते हैं तो एक ही साल में आपका पैसा 70-80% बढ़ जाता है, आपको एवरेज रिटर्न 15-17% शायद मिल भी जाए, पर फ्लेक्सी कैप में वो ओनरशिप फंड मैनेजर को मिलती है। ठीक है, कि किस में डाले और कौन से समय पे डाले, बिकॉज द मार्केट एक्चुअली इज व्हाट अबाउट कि आप पैसा कहाँ डाल रहे हो और कब डाल रहे हो, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ डाल रहे हो ये आपको समझो, तो लार्ज कैप में डाल रहे हो, मिड कैप में डाल रहे हो या स्मॉल कैप में डाल रहे हो, ये कहाँ डाल रहे हो और कौन से टाइम में डाल रहे हो। अगर टाइम लार्ज कैप का अच्छा है और मिड या स्मॉल में ही पड़े रहे हो तो आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला। 4 साल हो गए और बाद में आप कंटाल के बोलो नहीं लार्ज कैप ही चला, 4 साल तक मैं लार्ज कैप में उसको स्विच कर रहा हूँ, और आपने जैसे ही स्विच किया और वो मिड कैप के अंदर तेजी आ गई और उसका बेनिफिट मिला, पर आपको तो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने तो वो टाइम पे स्विच कर लिया था। तो वेयर टू एंड व्हेन टू, ये दो चीज़ बहुत मैटर कर रही है जब आप बेसिकली म्यूचुअल फंड्स में या शेयर्स में जा रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की फंड मैनेजर अगर वो कर रहा है तो दैट इज गुड ऑप्शन। ठीक है, उसको पता है और वो फ्लेक्सी कैप में आपको वो बेनिफिट मिलेगा कंपेयर टू मल्टी कैप। दूसरे है सेक्टोरियल फंड्स। अब ये सेक्टोरियल फंड्स क्या है बेसिकली? तो सेक्टोरियल फंड्स अगर आप बता दूं तो उसके एग्जांपल्स जो स्पेसिफिक कोई एक सेक्टर में ही इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स या बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के शेयर्स है उसमें ही बाय करेंगे ज़्यादातर, वो एक सेक्टर अलोकेशन ज़्यादा ही होगा, उसको सेक्टोरियल फंड में बोलते हैं। दूसरा है इंफ्रा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट्स के ज़्यादा शेयर्स है उसमें वही होंगे, तो वो है सेक्टोरियल फंड। तीसरा है ऑटोमोबाइल सेक्टर, तो ऑटोमोबाइल के अंदर ही आप जा रहे हो तो ऑटोमोबाइल के शेयर्स ही बाय करेंगे। ठीक है, चौथा है अगर आपको बता दूं तो पावर सेक्टर, तो पावर की कंपनियां हैं जिसमें सोलर पावर है या हाइड्रो पावर है या कोल बेस्ड पावर है, कोई भी पावर सेक्टर के शेयर्स हो जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहा है तो पावर है। कंपैरेटिवली अभी हैवी से पावर और इंफ्रा का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, वैसे डिफेंस का है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफेंस भी ये लोग कवर कर रहे हैं, या रोड्स एंड उसका भी जो भी कंपनीज है उसको भी कवर कर रहे हैं, रेलवेज की भी कंपनीज कवर कर रहे हैं। तो ये सेक्टर अलोकेशन स्पेसिफिक होता है, उसको सेक्टोरियल फंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेक्टोरियल फंड्स। हाँ, एक चीज हमेशा ध्यान रखना सेक्टोरियल फंड्स में कि ये साइक्लिकल फंड्स कहे जाते हैं। ये नहीं चलेंगे तो बाद में आपको 5-5, 7-7, 8-8 साल तक पैसे पड़े रहेंगे या शायद नेगेटिव रिटर्न आएगा। नेवर गो फॉर दैट मच सेक्टोरियल फंड। अगर आप बहुत ही एक्सपर्ट हो या आपके पास कोई एडवाइजर है तो उसकी एडवाइस लेके आप जाओ, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन सा सेक्टर नेक्स्ट ईयर आने वाले है जो मार्केट में तेजी लाएगा। हर एक सेक्टर स्पेसिफिकली ज़्यादातर निफ्टी को बढ़ाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही सेक्टर है वो बढ़ाता है। जैसे 2008 की तेजी में पावर सेक्टर था जो परफॉर्मर था, उसके बाद वो था ही नहीं। 2014 से लेके अगर आप गिन लो तो स्टील मेटल बोल लो या उसके साथ साथ बैंकिंग और वो बोल लो, तो उसने भी परफॉर्म किया है। अब नेक्स्ट कौन सा होगा हु नोस।
सो फॉर दैट यू नीड एन एडवाइजर, या कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर हो कि जो जानता हो, बेसिकली आपको हेल्प कर रहा हो, तो आप उसके पास जा सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ठीक है, और अकॉर्डिंगली यू कैन इन्वेस्ट, तो आपको वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अब आ रहे टैक्स सेविंग फंड्स। सो टैक्स सेविंग फंड्स मैंने आपको बताया, ये वो फंड है जो एटीसी के अंडर में कवर्स होते हैं टैक्सेशन में। जैसे LIC, पोस्ट, PPF, ये कुछ भी आप करवाओ तो 5 से लेकर 15-20 साल तक का आपका लॉक इन हो जाता है, और रिटर्न्स भी बहुत कम रहते हैं। मैं वो चीज़ पे नहीं जाऊँगा, रिटर्न्स कम है या ज़्यादा है, दैट इज़ योर कॉल, ठीक है। आप LIC में भी कर सकते हो, या पोस्ट में भी, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट, आपका इंश्योरेंस अगर आपको ज़रूरत है तो आपके इसके हिसाब से करो, ठीक है। बट टैक्स सेविंग, हाँ, मैं कंपेयर टू दैट एक चीज़ बताऊंगा कि ये सबसे कम लॉक इन में सबसे अच्छा रिटर्न देने वाला है, तो वो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स है, ठीक है, जिसमें 3 साल का ही लॉक इन होता है। एटीसी के अंडर में 1.5 लाख रुपीज आपका इंश्योरेंस कवर रहता है, इंश्योरेंस कवर सॉरी नहीं, आपका एटीसी के अंडर 1.5 लाख रुपीज आप टैक्स रिबेट ले सकते हो, और उसके बाद यू कैन विड्रॉ दैट मनी विद गुड रिटर्न, ठीक है। सो इसके लिए टैक्स सेविंग फंड्स आर दैट, ठीक है। उसके बाद वैल्यू बेस्ड फंड्स भी आप बोल सकते हो कि वो है, वो भी सब टाइप्स आप बोल सकते हो कि वैल्यू शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, और बेसिकली उसके भी शेयर्स पूरे वैल्यू बेस्ड एनालिसिस होता है, और उसके ही जो शेयर्स होते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग्स के, उसमें ही वो ज़्यादातर थीमेटिक फंड्स आप बोल सकते हो उसको, कि वो थीम पे ही वर्कआउट करते हैं, दैट इज़ वैल्यू बेस्ड फंड्स। उसका भी मैं आपको दूसरे अगले वीडियो में स्पेसिफिक हर एक का बताता जाऊंगा कि ये वैल्यू बेस्ड क्या है, या सेक्टोरियल में ये क्या है, या निफ्टी बेस्ड फंड ऑफ फंड में क्या है, या गोल्ड फंड क्या है, या पर ये नॉर्मल ये बार जो इक्विटी फंड्स मैंने आपको कवर दिया कि टाइप्स और सब टाइप्स क्या है, तो ये मैंने नॉर्मल ब्रीफिंग आपको प्रोवाइड कर ली कि ऐसे काम करते हैं, और ये है रिटर्न्स तो आगे के वीडियोस में आपको बताया ही है, ठीक है। और एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी होते हैं जो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स या फंड्स होते हैं जो ब्रॉडर मार्केट में, या आप बोल रहे हो कि वो शेयर मार्केट्स में वो लिस्टेड होते हैं, और उसका ट्रेडिंग हो सकता है, आप वहाँ से बाय कर सकते हो, वहाँ से सेल कर सकते हो, वो एक्टिव भी हो सकते हैं, पैसिव भी हो सकते हैं, ठीक है। एक्टिव पैसिव में एक आपको डिफरेंस बता दूं तो एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, पैसिव में फंड मैनेजर का ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है। जैसे निफ्टी के 50 स्टॉक्स है, उसको ही बाय कर लिया, निफ्टी जैसे परफॉर्म करेगी वैसे ही आपका रिटर्न आएगा। अगर 12% निफ्टी परफॉर्म कर रही है तो 12% रिटर्न है, अगर 10% माइनस जा रही है तो 10% है। तो उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड में जाने की क्या ज़रूरत है, अब निफ्टी के 50 स्टॉक्स है उसका कुछ कर लो, ETF आप ले लो तो ठीक है, फाइन। बट एक्टिव फंड में, और उसमें ज़्यादातर मैं बताऊं कि रोल ही ये है फंड मैनेजर का, जो उससे 2-3% या 5% ज़्यादा रिटर्न देना उसका काम है। वहाँ पे एक्टिव फंड मैनेजिंग का काम आता है फंड मैनेजर का, कि ये वर्कआउट करना है, और इसको ज़्यादातर रिटर्न अगर है निफ्टी का है तो उससे ज़्यादा 2%, या मिड कैप है तो उससे ज़्यादा 2-4%, या स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप ने अगर उसके क्या बोलूँ इंडेक्स ने 15% रिटर्न दिया है तो उसको 18 या 20 कैसे करना है, तो वहाँ पे एक्टिव फंड मैनेजमेंट का काम आता है, वो फंड मैनेजर करता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव फंड मैनेजर, ठीक है। तो आज के वीडियो में बेसिकली हमने ये कवर किया कि विच आर द टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, और कौन कौन से फंड्स है, क्या है, और वो कैसे काम करते हैं। रिटर्न्स तो मैंने वैसे भी लास्ट टाइम आपको वीडियो में बताया था, आप जाके देख सकते हो कि भाई लास्ट कैप में आपको एवरेज रिटर्न 12% के आसपास या 13-14% के बीच में एवरेज मिल सकता है, या जो पास्ट में दिया है वो मैं बता रहा हूँ, फ्यूचर का मैं नहीं बता रहा हूँ, एंड आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, इट बेस्ड ऑन द मार्केट एंड योर रिस्क, ठीक है। मिड कैप्स है उसका भी रिटर्न हमने बताया है, आप जा सकते हो, आप हमारी हेल्प भी ले सकते हो कि हम आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल आईडी, हमारा हमारा इंस्टा पेज है या हमारा फेसबुक पेज है, हम सब लिंक्स प्रोवाइड करेंगे, यू कैन ज्वाइन दैट, आप उसको लाइक करो, ठीक है, फॉलो करो, ये आपको जो वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो और आपके फ्रेंड्स को भी भेजो। सो वो लोग भी ज़्यादातर
ये पा सके कि नॉलेज उनको ज्ञान मिल सके कि बेसिकली क्या कैसे वर्कआउट करता है। ये हमारा उद्देश्य एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को पता चले कि ये क्या है। इंडिया में 3% या 3.5% पेनिट्रेशन है खाली म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स मार्केट का गिन लो, ठीक है। एक्टिव जो डेटा है वो बता रहा हूँ, पैसिव नहीं बता रहा हूँ। पैसिव में 1-2% ज़्यादा भी हो सकता है, आई डोंट नो। बट ये एक्टिवली इतने लोग हैं जो बेसिकली इन्वेस्टेड है या वो वर्कआउट करते हैं। सो देयर इज़ अ ह्यूज स्कोप राइट नाउ आगे इन्वेस्टमेंट का। और आप सोचो कि ये मार्केट कितना बड़ा बन सकता है अगले 20 सालों में। हाँ, आपको इन्वेस्टेड रहना है, सिंपल, बस उतना ही कहूँगा। And again, signing off for the day. Thank you very much for watching this video, friends, and see you soon on the next video next Sunday. Till then, bye, goodbye, see you, and please don't forget to like, share and subscribe our channel. Okay, and ज़्यादातर लोगों के पास आप ये वीडियो शेयर करो तो उनको भी ये थोड़ा नॉलेज हो। थैंक यू वेरी मच, बाय।